नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति आप सबके लिए हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023 की परीक्षा हेतु पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर के आई हूँ। परीक्षा की दृष्टि से पूर्व में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इनसे कई बार प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और इसे आप मॉक टेस्ट की तरह भी हल कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे आपकी तैयारी भी होती रहेगी और प्रश्नों का स्तर भी आपको पता चलेगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अभी से नेट जेआरएफ की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टेक्स्ट बुक के साथ साथ इस प्रकार के पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करके स्वयं मैंने अपना हिंदी साहित्य से 2018 में जेआरएफ क्वालिफाई किया था। तो अब चलेंगे हम प्रश्न पत्रों की ओर। इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि आपको देखने में सुविधा हो। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न पत्र 2 से। पहला प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य अथवा जैन काव्य? तो इसका सही उत्तर है सिद्ध साहित्य। सरहपा का संबंध किससे था? सिद्ध साहित्य से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? आपको ध्यान रखना होगा कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कवि नहीं है अष्टछाप के। तो कौन? सूरदास, कुंभनदास, नंददास या सुंदरदास? तो सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। आगे है, बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद या रीतिबद्ध? तो बिहारी जो है वो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आगे है, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? कभी कभी प्रश्न देखिए ऐसे भी पूछ लेता है कि खंजन नयन किस विधा की रचना है? तो क्या है? ये जीवनी परक उपन्यास है। तो खैर इस प्रश्न में क्या है कि खंजन नयन किसके जीवन का चरित्र है? तो अमृतलाल नागर का खंजन नयन सूरदास, तुलसीदास, रैदास या मीराबाई? तो इसका सही आंसर क्या है? सूरदास। अर्थात उपन्यास खंजन नयन में सूरदास के जीवन का चरित्र है। आगे चलते हैं, अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या नई कविता? तो याद रखिएगा कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी के छायावाद पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये निराला की हैं और ये किससे ली गई है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या कुकुरमुत्ता? तो ये पंक्तियाँ सरोज स्मृति से ली गई है। और सरोज स्मृति क्या है? एक कह सकते हैं कि शोक से भरी हुई एक कविता है निराला की अपनी पुत्री के प्रति। आगे, रस आखेटक के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या शरद जोशी? तो रस आखेटक के रचनाकार हैं कुबेर नाथ राय। आगे चलते हैं हम प्रश्न 9 पर। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? नहीं वाले प्रश्नों पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बार बार हमें क्या करते हैं? कंफ्यूज कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सी रचना नहीं है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते या जीप पर सवार इल्लियाँ? तो जीप पर सवार इल्लियाँ जो है वो हरिशंकर परसाई जी की रचना नहीं है। आगे, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में विधा बार बार पूछे जाते हैं।
तो विधा को आपको अच्छे से देखना है। तो ये जो है यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र या निबंध। आपको पता होगा कि एक बूंद सहसा उछली आगे की रचना है और जो कि क्या है, एक यात्रा वृत्तांत। आगे देखते हैं प्रश्न 11 पे, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह या प्रभाकर क्षेत्रीय। तो आलोचक के मुख से प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह के व्याख्यानों का संकलन है। आगे देखते हैं, समय देवता किस कवि की कविता है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी या नरेश मेहता। तो समय देवता नरेश मेहता की कविता है। आगे देखते हैं प्रश्न 13 को, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लेखक कौन है? जैक देरिदा, रिचर्ड रोटी, फ्रेडरिक जेम्सन या पॉल दी मॉन। तो ऑफ ग्रामेटोलॉजी के लिए लेखक है वो कौन है? जैक देरिदा। आगे, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? मार्क्सवादी आलोचक हैं। आगे है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेरनाथ राय या गुलाब राय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विद्यानिवास मिश्र। आगे हम देखेंगे प्रश्न 16, थोड़ा जूम कर लेंगे इसको। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की है? जायसी, सूरदास, साहित्य लोचन या रस मीमांसा। तो कह रहे कि कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की है? तो जायसी विजयदेव नारायण शाही की रचना है। आगे, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि पहला क्या है? अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। बी, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। सी, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी ए और सी सही, बी गलत। ए और सी सही, यानी कि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी और खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। जबकि बी क्या है? गलत है कि खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। आगे देखेंगे प्रश्न 18, ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। बी क्या है? ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए आंशिक सही जबकि बी पूर्णतः सही है। आगे देख लेंगे प्रश्न 19, नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा हुई है। बी, नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व अंशतः आयातित है। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ए और बी दोनों सही, अर्थात नई कविता में नए मनुष्य की प्रतिष्ठा भी हुई है और नई कविता में व्यक्त मनुष्य का द्वंद्व भी अंशतः आयातित है। आगे देख लेंगे प्रश्न 20, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण और डी, छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। आगे देखेंगे इसके जो ऑप्शन है, ए सभी सही, बी ए सी डी सही, बी आंशिक सही, सी आंशिक सही और ए बी डी सही या डी ए बी सी सही, डी आंशिक सही। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, अर्थात ए बी सी सही जबकि डी आंशिक सही। अर्थात छायावाद की विशेषता अगर हम देखें तो छायावाद में आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति थी, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह था, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण था, जबकि छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। ये बड़ा आंशिक रूप में सही है। आगे हम देखेंगे प्रश्न 21 को।
निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मिश्र बंधु विनोद, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका और उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आप इन सभी रचनाओं के रचनाकारों को भी अवश्य रूप से याद कर ले। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी रचना किसकी है। आगे देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो तुलसीदास की रचनाओं का क्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा? इनके अनुसार दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस और तब जाके विनय पत्रिका। आगे देखेंगे, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? जन्म तिथि की दृष्टि से तो आपको कवियों की जन्म तिथि भी याद रहनी चाहिए। तो द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम जन्म तिथि के अनुसार क्या है? सबसे पहले श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त और उसके बाद रामनरेश त्रिपाठी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 25 को, कह रहा है निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? अर्थात पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से अनुक्रम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस और कॉलरिज। आगे देखेंगे, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्न पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि वचन सुधा, सरस्वती, चांद और हंस। आप सब पत्रिकाओं का भी ज़रूर याद कर ले प्रकाशन वर्ष, क्योंकि बार बार प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न 27 में, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही अनुक्रम है वो है डी, झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। जो बहुत ही मुख्य रचनाएं हैं, आप उनके प्रकाशन वर्ष जरूर याद कर ले। आप देख ही सकते हैं कि उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अनुक्रम सजाने के लिए क्वेश्चन में दिए जाते हैं, तो आप इसको जरूर से देख कर जाएं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? ये देख सकते हैं आप कि रीतिकालीन कवियों का क्रम दिया है जिसे आपको सजाना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी और तब जाकर पद्माकर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? आप देख सकते हैं काव्यों का अनुक्रम भी पूछा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास, झरना, राम की शक्ति पूजा और लोकायतन। आप इन सभी रचनाओं के कवियों को भी याद कर ले, ये भी बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। आगे हम देख लेंगे प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन कीजिए। घुन खाए शहतीरों पर एक बीते के बराबर, किंतु हम है द्वीप भूख से रिरियाती हुई। और इसके साथ साथ मिलान में दिया है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, धूमिल, अज्ञेय, लीलाधर, जंगूड़ी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए का 2, घुन खाए शहतीरों पर नागार्जुन की है, एक बीते के बराबर जो कि केदारनाथ अग्रवाल की है, किंतु हम है द्वीप, सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, अज्ञेय, भूख से रियाती हुई, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा धूमिल। आगे देखेंगे, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। श्याम सुंदर सेन, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन। और जो पत्रिकाएं वो है कवि वचन सुधा, समाचार सुधावर्षन, आनंद कादम्बिनी और प्रजा हितैषी, साथ साथ मतवाला भी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात श्याम सुंदर सेन, समाचार सुधावर्षन, राजा लक्ष्मण सिंह इनका है प्रजा हितैषी, भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा
और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका है आनंद कादम्बिनी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। सार सुधानिधि, बंगदूत, प्रजामित्र और हंस। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सार सुधानिधि 1879। आगे जो है बंगदूत, बंगदूत का हो जाएगा बी का 4, अर्थात बंगदूत 1829। भारत मित्र, भारत मित्र का हो जाएगा 1877 और हंस का हो जाएगा 1930। आगे हम देखेंगे, अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 33, इसे देख लेंगे। निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दूसरी परंपरा की खोज, किसका है आपको पता है? दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो कि मुक्तिबोध का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नए साहित्य नए प्रश्न, जो कि नंद दुलारे वाजपेयी का है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ए का 3। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, रामचंद्र शुक्ल का है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही साहित्य है, जो हमेशा मनुष्य की बात करते हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी का है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, जिसका होगा डॉक्टर नगेंद्र। और भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, जिसको इस पंक्तियों के जो है वो कौन है रचयिता लिखते हैं, वो रामविलास शर्मा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो है वो आपका हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, प्रश्न 35, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। लहरों के राजहंस, आपको पता है लहरों के राजहंस जो है वो हो जाएगा क्या, एक नाटक है। आधा गांव, जो कि क्या है, उपन्यास है। तुम चंदन हम पानी, ये क्या है, निबंध है। मुरदहिया, जो कि क्या है, एक आत्मकथा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। गबन, गबन के जो मुख्य पात्र क्या है वो है जालपा। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप के जो पात्र है वो कौन है, भुवन। मैला आंचल, मैना आंचल के जो पात्र है वो डॉक्टर प्रशांत। बाण भट्ट की आत्मकथा की जो पात्र है वो कौन है, निपुणिका। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित पात्रों को नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सिंहरण, युयुत्सु, जुनेजा और दक्ष। और जो नाटक है वो कौन कौन से, आधे अधूरे, हानुष, चंद्रगुप्त, अंधायुग और एक कंठ विस्पाई। इसका जो ऑप्शन तीसरा है वो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ए का जो क्या हो जाएगा, सी हरण, वो हो जाएगा चंद्रगुप्त। बी युयुत्सु, जो हो जाएगा अंधा युग का। जुनेजा, जुनेजा हो जाएंगे आधे अधूरे के। दक्ष हो जाएंगे एक कंठ विस्पाई के। आगे देख लेंगे, प्रश्न 38 कह रहा है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट लोल्लट, आपको पता है इनका जो प्रमुख सिद्धांत है उत्पत्ति या आरोपवाद, भट्ट लोल्लट। तो ए का 4, शंकु का अनुमितिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद और भट्ट नायक का भुक्तिवाद। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। अर्थात आचार्यों का कालखंड, समय पूछ रहा है। भामा, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, पंडितराज, जगन्नाथ। तो भामा का जो समय है वो 6ठी शताब्दी है।
आगे आते क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र का जो समय है वो है 11वीं शताब्दी। विश्वनाथ का जो समय है वो है 14वीं सदी। आगे देखेंगे पंडित राज जगन्नाथ, इनका जो समय है वो है 17वीं सदी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अब स्थापना और तर्क वाले प्रश्न। जो स्थापना है वो क्या है? किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाह्य संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। इसकी जो तर्क क्या है? लोभ प्रेम का मूल है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही आर गलत, यानी कि लोभ प्रेम का मूल नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। स्थापना क्या है? भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है। तर्क जो है, उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए सही आर गलत। अर्थात भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है, ये तो सही है, किंतु उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आगे देख लेंगे प्रश्न 42। बिनु पग चले सुने बिनु काना असंगति अलंकार का उदाहरण है। तर्क क्या है? असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य हो जाता है, जो कि गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि ए गलत और आर गलत। आपको पता है कि ये जो अलंकार है वो क्या हो जाएगी? विभावना अलंकार। तो इस प्रकार ये दोनों क्या है? गलत। आगे देखेंगे भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। उसका तर्क क्या है? उनका व्याकरण एक ही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए गलत आर सही। अर्थात व्याकरण तो एक ही है, ये तो सही है, किंतु भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदी और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं, ये क्या है? गलत है। आगे देखेंगे प्रश्न 44 को। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। तर्क क्या है? इसके शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए सही आर गलत। अर्थात इसके शामिल होने से हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। आगे देख लेंगे प्रश्न 45। इसमें क्या है स्थापना में कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। ये प्रसिद्ध पंक्ति है। यह कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। यह गलत है, ये राजा लक्ष्मण सिंह का है। तो ये पहले ही गलत हो जाता है, तो ऑप्शन क्या है? ए गलत। आगे है तर्क इसका, यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति के विरुद्ध है। ये भी गलत है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी ए गलत आर गलत। आगे देखेंगे कुछ अवतरण के लिए है ना, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के उत्तरों को दिए गए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसको हम देख लेंगे क्या है। यूरोपीय उपन्यास के विकास में पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और अक्सर इस अवधारणा को हिंदी उपन्यास के इतिहास पर भी चस्पा कर दिया जाता है, पर हिंदी क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए हिंदी उपन्यास के संबंध में इस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता। सन 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में न तो पूंजीवादी अर्थतंत्र का कोई वर्चस्व था और न ही कोई मजबूत मध्य वर्ग पैदा हुआ था। इस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेश के चंगुल में तड़फड़ा रहा था और एक विदेशी पूंजीवादी उसका चौतरफा शोषण कर रहा था। इस विदेशी पूंजीवाद की भाषा अंग्रेजी थी। इस व्यवस्था के पोषक और सहायक के रूप में अंग्रेजी पढ़ा लिखा मध्य वर्ग वजूद में आ रहा था, पर वह अधिकतर अहिंदी भाषी, विशेष रूप से बांग्ला भाषी था। दरअसल हिंदी उपन्यास हिंदी भाषी जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। अब इससे जुड़े हम कुछ प्रश्नों को देख लेंगे। पहला प्रश्न क्या है इससे जुड़ा 46 का?
पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग ने साहित्य की किस विधा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो आप देख सकते हैं कि पहले ही में लिखा हुआ है कि यूरोपीय उपन्यास के विकास में पूंजीवादी अर्थतंत्र और मध्य वर्ग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय उपन्यास। आगे है, हिंदी उपन्यास के संबंध में किस सामान्यीकरण को संगत नहीं माना जा सकता है? तो आप देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर क्या है? हिंदी उपन्यास पूंजीवाद की देन है, यह संगत माना नहीं जा सकता। सही, ठीक है। आगे देखेंगे, 1870 से 90 की अवधि में हिंदी क्षेत्र में किस अर्थतंत्र का वजूद नहीं था? इसका जो सही उत्तर क्या है? पूंजीवादी अर्थतंत्र, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, 1870 से 90 की अवधि में भारत किसके चंगुल में तड़फड़ा रहा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश उपनिवेशवाद। अंतिम देखेंगे प्रश्न, हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या? हिंदी भाषी जनता। इस प्रकार हमने हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र सन 2012 का सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।